युद्ध पर बहुत सारे विश्लेषण देखे और सुने होंगे, लेकिन शायद ही कोई इतना पर्सनल महसूस हुआ हो। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़ी एक जबरदस्त जंग की, जो है तो एक काल्पनिक सिचुएशन पर आधारित, पर सच के बेहद करीब लगती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल नोट पर होती है। कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था। जिस फेयरमाउंट होटल में धमाका हुआ, वो हमारे होटल से बस सड़क के उस पार था। जब सुबह हम फ्लाइट के लिए निकले तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हमारे टेक ऑफ के कुछ ही घंटों बाद पता चला कि दुबई में क्या कहर बरपा है। एयरपोर्ट पर धुआं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल, बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिर रहा था। मेरे परिवार के कुछ लोग वहीं एयरपोर्ट पर फंस गए। ये सब कुछ यकीन से परे और बहुत ही चौंकाने वाला था। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे एक पर्सनल क्राइसिस एक ग्लोबल जंग में बदल गई। खाड़ी में ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हुआ, आखिर हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे, और क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पर्सनल अनुभव की, जब एक आम इंसान अचानक से एक ग्लोबल संकट के बीचों बीच फंस जाता है। लेकिन देखिए, इस तबाही के बीच एक चीज थी जिसने हालात को और भी बदतर होने से रोक लिया। वो था यूएई का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से जो 1137 मिसाइलें दागी गईं, उनमें से 1132 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। मतलब लगभग 99.5% का सक्सेस रेट। इसने एक बहुत ही बड़ी तबाही को टाल दिया। तो अब इस व्यक्तिगत अनुभव से आगे बढ़ते हैं और उस बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना पर आते हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त मिलिट्री हमला बोल दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से हमला शुरू किया। तेहरान, इस्फहान, कोम, पूरे ईरान पर बम गिरने लगे। दोपहर होते होते सुप्रीम लीडर के घर पर हमले की पुष्टि हो गई और शाम तक उनकी मौत की खबर भी आ गई। इसके जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया। इस हमले की जो सबसे चौंकाने वाली खबर आई वो ये थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई एक हमले में मारे गए हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान चली गई। इस हमले का मकसद क्या था? इसके लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए। जो लोग सारे फैसले लेते हैं, उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। मतलब साफ था, टारगेट ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना था। तो अब अपने दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं और ये देखते हैं कि इस जंग का असर सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। किसी भी जंग की सबसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है आम लोगों को। ईरान के मीनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर दिन के वक्त बमबारी हुई। इसमें कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। और एक तरफ ये दिल दहला देने वाली घटना होती है, वहीं दूसरी तरफ हमला करने वाले देशों में से एक का ये ऑफिशियल ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये ट्वीट और पिछली स्लाइड पर जो हमने देखा, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। अब ये जंग भारत से कैसे जुड़ी है, इसका सीधा कनेक्शन है। खाड़ी के इन देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं। जहां ये मिसाइलें गिर रही हैं, वहां हमारे लाखों दोस्त, रिश्तेदार और काम करने वाले लोग हैं। एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए नाइटमेयर सिनारियो यानी एक बुरे सपने जैसा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते आता है और अब ईरान ने इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। सोचिए इसका असर क्या होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, शिपिंग के खर्चे बढ़ेंगे और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। और इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात यह है कि हमले से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का दौरा करके ही लौटे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? जाहिर है ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हुआ होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसकी जड़ें दिसंबर 2025 में हैं, जब ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई। करेंसी 40% गिर गई, खाने पीने की चीज़ों के दाम 72% बढ़ गए। इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला गया, हजारों लोग मारे गए। और इसी माहौल को देखते हुए अमेरिका ने 2003 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इस इलाके में शुरू कर दी। और सबसे दुख की बात यह है कि जंग से ठीक पहले
शांति का एक आखिरी मौका था। हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के एक मंत्री ने कहा था कि शांति समझौता हमारी पहुंच के भीतर है। एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अगले ही दिन बम गिरने लगे। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, जहां इस काल्पनिक लड़ाई और इतिहास में हुई असली लड़ाइयों के बीच की समानताओं को देखेंगे। ये भविष्य के लिए एक चेतावनी की तरह है। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ 2003 का इराक युद्ध और दूसरी तरफ ये 2026 का काल्पनिक हमला। जंग को सही ठहराने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई वो कितनी मिलती जुलती है। एक क्रूर तानाशाह को हटाना, लोगों के लिए शांति और लोकतंत्र लाना, ये बातें सुनने में लगभग एक जैसी लगती हैं। और इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि इस तरह के दखल का नतीजा क्या होता है। इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद क्या हुआ? वो देश दशकों तक अस्थिर हो गए और वहां नए नए आतंकवादी संगठन पैदा हो गए। यानी हालात अक्सर पहले से भी बदतर हो जाते हैं। और यही सब हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या ईरान का भविष्य भी इराक या लीबिया जैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य पर एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह मंडरा रहा है।